welcome back to my channel. So this is Shreya and I'm back with a new video. So इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे. So हमने चैप्टर 12 जो हमारा चल रहा था वो हम कंटिन्यू रखेंगे. So टुगेदर विथ हम उसके साथ साथ चैप्टर 13 भी स्टार्ट कर लेंगे अपना मैथ्स एनसीईआरटी वाला. So before starting the chapter, as you all know that I upload a introduction video. So this is also an introduction video. So in this whole video, we are going to discuss about what is in this chapter and what about the questions and many more things. So you have to be with me till the end. So you will be able to understand the chapter very easily and very carefully with the best method. So let's start. So चैप्टर 8 में यहाँ पे चैप्टर का नेम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. अब ये होता क्या है उसको स्टडी करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन भी हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ चलेंगे दोनों का. सो बिफोर अब इसमें कुछ और आगे पढ़ने से पहले हम यहाँ पे दो सिचुएशंस मैंने लिखी हैं. ये मैंने क्यों लिखी है ज़रा इसको देख लेते हैं. सो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, 1 kg शुगर इज 40 रुपीज़. क्या किया मैंने, एक किलो चीनी ली है, कितने की पड़ी, 40 रुपये की. अब उसमें से हमने क्या लिया, 2 kg शुगर ली तो वो क्या पड़ा, 80 रुपीज़ का पड़ा. अब अगर मैं इस सिचुएशन को आगे बढ़ाऊँ, 3 kg, सो लेट्स सपोज 3 kg शुगर, इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, आफ्टर दैट 4 kg शुगर, देन 5 kg. इतना तक रखते हैं और देखते हैं सब इनकी कॉस्ट क्या होने वाली है. So 3 kg की लेंगे तो we will get 120 रुपीज़, 4 kg लेंगे then 160 and 5 kg लेंगे तो 200 रुपीज़. इस टाइप से चलेगा ये टाइम टेबल कि अगर 1 का इतना है तो बाकियों का कितना होगा, राइट. सो अब यहाँ पे जितने भी सिचुएशंस मतलब हमने यहाँ पे ली हुई है, अब हम इसमें क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं. एक चीज़ हम इसमें नोटिस करेंगे. अब वो क्या चीज़ नोटिस करेंगे, ये नोटिस नहीं करना है कि यहाँ पे 4 की टेबल बन रही है, 40 की टेबल बन रही है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 नोटिस करना है. एक कॉमन चीज़ नोटिस करनी है कि अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो शुगर का किलो, जितने भी किलो हम शुगर ले रहे हैं उसको हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेट भी क्या हो रहा है, रेट में भी इंक्रीमेंट आ रहा है, राइट. क्योंकि जब हम यहाँ पे 1 kg ले रहे थे 40 और 2 kg में 80, 3 kg में 120, 4 में इतना और 5 में एज रिटन. सो अब एक चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि क्या हो रहा है कि अगर हम शुगर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उसकी एमआरपी भी बढ़ रही है. अब एक चीज़ और इसमें क्या कॉमन है, इन सारी चीज़ों को हम एक बार देखें तो क्या कॉमन आएगा कि अगर मैं 1/40 लूँ, 1/40 को हम और कट नहीं कर सकते, राइट, नहीं कर सकते. सो अब ये जो बाकी है इनको अगर हम इनको कट करेंगे ना, सो ये 2 1 जा 2 होने वाला है, 2 40 जा 80, 1 1 40 इसमें भी आ गया, इसको भी काटेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 एंड 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 0. सो इन सबको काट के आंसर क्या आ रहा है, 1/40, 1/40, 1/40, सब में एक ही चीज़ आ रही है कॉमन. सो अब ये सिचुएशन तो हो गई हमने. अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या देखते हैं कि 10 वर्कर्स हैं, 20 डेज, यहाँ पे ये डेज में है, सॉरी आई हैव नॉट रिटन हियर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी हाउस का, तो अगर 10 वर्कर्स है उसमें तो वो 20 डेज में उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. देन 5 वर्कर्स आए तो वो 40 डेज में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. एंड ऐसे ही अगर हम इस सिचुएशन को और बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल 20 वर्कर्स आएंगे तो उसे कितने दिन में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, 10 डेज में, और भी कम टाइम लगेगा. 4 वर्कर्स विल बी देयर. सो इसमें भी आप वो कुछ इसी टाइप से कंस्ट्रक्ट करेंगे. इसको मैं फाइंड आउट करना भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि पहले की हम 2 लाइन में देखते हैं. सो पहले की 2 लाइन में क्या हुआ, 10 वर्कर्स थे, हमने उसको 5 कर दिया. क्या किया हमने इसमें, वर्कर्स की जो वर्कर्स था नंबर ऑफ वर्कर्स हमने घटा दिए, मतलब कम कर दिए. 10 से हमने 5 कर दिया तो उसमें डबल टाइम लगेगा. जब 10 वर्कर्स में 20 डेज लग रहे थे तो 5 वर्कर्स में ऑफकोर्स 40 डेज लगेंगे. सो हो क्या रहा है, पहले की 2 लाइन से हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे. जब हम इसको कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स जब कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. यू कैन सी यार डेज तो कम हो गए, लेकिन जो नंबर ऑफ क्या डेज है, जब हमने वर्कर्स को कम कर दिया तो डेज क्या हो गए, ज़्यादा होने लगे, डेज बढ़ रहे हैं जबकि वर्कर्स कम हो रहे हैं. तो अब इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ऐसा ही होगा. जैसे कि यहाँ पे हमने 10 से बढ़ा के इसको 20 कर दिया तो डेज इसमें कितने हो गए, 10.
मतलब अगर हमने इसको बढ़ा दिया, ये वाला अगर बढ़ रहा है तो 20 से 10 होगा, ये वाला कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं है। सो यही होता है हमारा इन्वर्स और ये होता है हमारा डायरेक्ट। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा बहुत इस टॉपिक के पास आ चुके हैं कि डायरेक्ट में क्या होता है, इन्वर्स में क्या होता है। क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप से आएंगे कि 1 kg शुगर इतने की है, 2 kg कितने की होगी, इतने सिंपल नहीं होंगे बट अ लिटिल बिट रिलेटेड। सो अब यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे पूरे चैप्टर में होने वाली है और 2 फॉर्मूले के थ्रू पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है। सो बस उन फॉर्मूलेस का वेट करना है आपको एंड आफ्टर दैट इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सो क्या किया हमने, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो रहा था कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे बढ़ने से ही मतलब नहीं है, अगर दूसरी चीज़ कम हो रही है तो वो भी कम होगी। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो इधर वाले नंबर्स हैं हम इनको एक वैल्यू दे दें और इनको एक वैल्यू दे दें, इसी वैल्यू के थ्रू इसका फॉर्मूला बनने वाला है। सो अगर हम इस वाले को एक वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल कोई नाम तो नहीं दे सकते, तो हम क्या दे दें, अपना सबसे फेवरेट हम अपना एक्सपोनेंट ले लेंगे, नॉट एक्सपोनेंट सॉरी, इट्स कांस्टेंट, इट्स वेरिएबल। सबसे फेवरेट वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक्स ले देते हैं अपना एक्स और दूसरे वाले को हम वाई मान लेंगे। सेम एज इट इज इधर भी करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स और ये डेज वाले वाई। तो एक्स ले लो, वाई ले लो। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उनको उसमें देखेंगे। अभी x और y के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे जो अपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी लगेगा और इनवर्स प्रोपोर्शन में भी लगेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला जब हमें बनाना है तो एक चीज़ हमने x मान ली, दूसरी y मान ली, x y के थ्रू ही हम फॉर्मूला बना पाएंगे। यहाँ पे हम चीज़ का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होगा, अलग अलग क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो x और y के थ्रू हमारा फॉर्मूला बड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो क्या है यहाँ पे, x गिवन है, y गिवन है। तब हमने इसमें क्या चीज़ नोटिस की थी कि x ले लो और y ले लो। x और y जिन पूरे सिचुएशन में x अपॉन y इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ये चीज़ कहाँ से आ गई, x ये सारे हैं, y ये सारे हैं, तो ये वाला xy क्या था 1 और 40। तो क्या ये इसकी इक्वल था, ऑफ कोर्स था, हमने इसे काटा, ये भी 1 और 40 आ रहा था और ये भी x है, ये भी y है, सब ये xy ही है। लेकिन हम उसमें डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करने के लिए हम इसको मान लेंगे x1, x2, x3, x4 एंड x5। अब सेम यहाँ पे भी y1, y2, y3, y4 एंड y5 जो भी है। सो अब हम यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये क्या है, एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं कि क्या, x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2। सेम बात होगी, x1 अपॉन x2 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे x और x इक्वल थे और y और y भी इक्वल थे। यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था। तो क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन x इज इक्वल्स टू y अपॉन y। तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन देने के लिए हम क्या लिख लेंगे, x अपॉन 1, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1, y अपॉन 2। ये 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ किया जाए आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। और ये फॉर्मूला किसका होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन इस फॉर्मूले को हमें यूज़ कहाँ करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमने 80 नहीं लिखा होता, हमें क्वेश्चन में इतनी सारी सिचुएशन नहीं दी होंगी, मेनली 2 दी होंगी। तो अगर मुझसे यहाँ पूछा है कि 1 किलो शुगर 40 का है तो 2 किलो कितने का होगा, कैसे पता लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट का यूज करें कि इनडायरेक्ट का। अभी तो हमें पता है इनडायरेक्ट एंड इनवर्स आर सेम, यू हैव टू आल्सो माइंड क्लियरली कि इनवर्स और इनडायरेक्ट दोनों सेम होता है। तो अगर मैं इनडायरेक्ट बोलूँ तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स है। तो अब हमें यहाँ पे पता नहीं होता कि अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, डायरेक्ट वाला कि इनवर्स वाला। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम, इसको हम क्वेश्चन को देख के समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 kg शुगर थी 40 की थी। अब आपसे पूछा गया 2 किलो शुगर कितने की होगी। तो आपको अब ये देखना है कि हमने 1 kg शुगर ली, तो अब वो 1 kg शुगर जितने की भी थी, अब हमने क्या बढ़ा दिया, उसका क्वांटिटी बढ़ा दी, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, 1 से 2 kg कर दी। सो अब 2 kg शुगर कितने की होगी, ऑफकोर्स जब 1 किलो अगर 10 रुपये की भी होती तो 2 किलो में 20 होता। तो मतलब आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है कि जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा। नेचुरल सी चीज़ है, आपको पता होगी ये। तो बस आपको थोड़ा सा सेंस यूज़ करना है कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो ऑफकोर्स रेट भी बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको इसमें फॉर्मूले पुट आउट करने हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड इसी फॉर्मूले से हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएगी बहुत ही ईजिली। नाउ सेकेंड वाली एक्सरसाइज,
सेकेंड वाली एक्सरसाइज के लिए हमें इन्वर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरा डायरेक्ट है और सेकंड में सिर्फ इन्वर्स है। तो अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ नोटिस की कि x और x, इस साइड के x थे जो कि बढ़ घट रहे थे और ये भी y वाले भी ऊपर नीचे हो रहे थे। तो अब इसमें क्या हो रहा था, तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखिए, हो क्या रहा था, ये x थे ये y थे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, फॉर्मूला अगर हमें पता चल गया वो इजी है, बट फॉर्मूला बनेगा कैसे उसको देखो आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो क्या था x और ये क्या था y। सबसे ऊपर वाली सिचुएशन देखेंगे तो x क्या है, ये वाली ऑफ कोर्स x1 होगी, x2 जैसे इस वाले में हमने किया सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो x है फर्स्ट वाला x और y भी फर्स्ट वाला, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा, 10 और 20 को मल्टीप्लाई किया जाए, 10 × 20 इज इक्वल्स टू 200। ईजी सा है, कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। सो अब सेकेंड वाले में देखें, x2 और y2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा 200। नेक्स्ट वाले में ये 200 और 10 मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा 200। अब सेम एज इट इज अगर हम इसके आगे सिचुएशन को बढ़ाते जाएं और मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 200 ही आएगा। तो एक तरह से हमने क्या देखा कि x को y से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, एक कॉन्ग्रुएंट एक डिजिट आ रही है जो कि क्या है वो सब में आएगी। जैसे कि यहाँ पे इसको काट काट के सब में एक चीज़ आ रही थी, यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई करके सेम चीज़ आ रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल थे, हैं ऑफ कोर्स है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 200 एंड 200 ही आ रहा है। एंड सो अब हम इसको सॉल्व भी कर लें अगर काट उठ के, तो इसमें भी थोड़ा बहुत यही चीज़ आने वाली है, 1/2 ही आने वाला है यहाँ पे। तो एक तरह से इसमें क्या हो रहा है कि x और y को मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल है x और y के। तो क्या लिख सकते हैं x y मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू XY। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा XY, दोनों में एक चीज़ तो आएगी नहीं, x1 इंटू y1, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आने वाला है। और जैसे कि मैंने इस वाले में बोला कि सिचुएशन आपको इतनी सारी नहीं दी जाएगी, मतलब अगर किसी में दे भी दी तो आपको फर्स्ट वाला यूज़ करना है x1 और y1 मान के, और बाकी सबको हम 2 मान लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सेकंड वाला होगा वही 2 होगा, 2 मतलब होगा कि कोई भी दूसरा ले लो अब उसके अलावा जो गिवन है क्वेश्चन में। तो सेम इस फॉर्मूले का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ये छोटा सा फॉर्मूला है और ये डायरेक्ट का 2 फॉर्मूला है, जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ करना। सो ये दोनों तो क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। अब हम इसके थ्रू फाइंड आउट भी कर सकते हैं, तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। सो बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एन एग्जाम्पल, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, बिकॉज दिस वीडियो इज टू लॉन्ग फॉर टुडे। सो अभी आपको मैंने जितना इस वीडियो में डिस्कस कराया वो आपको क्या करना है, अपने माइंड में सेट रखना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस कर लेंगे, एक एक एग्जाम्पल, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या और किस टाइप से हम फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। अभी हमें इतना पता चल गया कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए डायरेक्ट का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही सही हैं। इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, आपकी बुक में एक दूसरा फॉर्मूला भी दिया होगा इनवर्स का। इज दैट फॉर्मूला रॉन्ग? वो फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है। वो फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी x1/x2 इज इक्वल्स टू y2/y1। ये चीज़ गिवन है एक बुक्स में, जो आपकी बुक्स है उसमें ये चीज़ गिवन है। सो अब जब हमने एक चीज़ डिस्कस कर रखी है, जब हम फ्रैक्शंस पढ़ते थे बहुत ही पहले, कि अगर यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो x1 y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, और x2 y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे हमने यहाँ लिखा, और इक्वल का साइन है। मतलब ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, बस हमने इसको पूरा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है जिससे और इजी हो जाए। तो दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, ना इन दोनों में ना इन दोनों में। एवरीथिंग इज क्लियर हियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट एंड टू इंक्रीज योर नॉलेज।